बजट है, अनाज है, सारी चीजें अवेलेबल है। उसके बावजूद भी साथियों भारत के अंदर ये भूखमरी की समस्या पैदा की जा रही है। ये केवल नरसंहार का मामला नहीं है, ये वांशिक नरसंहार का मामला है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। भारत के अंदर का जो शासक वर्ग है साथियों, ये शासक वर्ग जातीय आधार पर, वर्ण और वंश के आधार पर अपनी नीतियां बनाता है। तो नीति निर्धारण करने वाला जो तत्व है साथियों, ये वर्ण और वंश के आधार पर अपनी नीतियों को बनाने का काम करता है। खासतौर पर पिछले 25 सालों से जो इकोनॉमिक पॉलिसी भारत में बनाई गई साथियों, उसका ये रिजल्ट है। जिस एजेंसी ने साथियों ये सर्वे किया, उसने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सरकार को एक इशारा भी दिया, एक वार्निंग भी दिया, अगर इस असमानता को अगर आपने खत्म नहीं किया तो एक बहुत बड़ी सोशल रिस्क भारत ले रहा है। एक बहुत बड़ी रिस्क साथियों भारत ले रहा है। पिकेटी का नाम आपने सुना होगा, एक फ्रांस के बहुत बड़े अर्थशास्त्री है। उन्होंने भारत में आकर भारत की अर्थव्यवस्था को जब पढ़ा लिखा, उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कमेंट भारत के ऊपर किया। उस पिकेटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को देखने के बाद में यहां के जो राजनेता थे उनको वार्निंग दिया और कहा, आज से 200 साल पहले फ्रांस जिस समस्या से गुजर रहा था, जिस दौर से गुजर रहा था, आज भारत उसी दौर से गुजर रहा है। वो क्या दौर था? जब फ्रांस में किसान खुदकुशी कर रहे थे, उनको खाने के लिए कुछ चीजें नहीं मिल रही थी। उस दौर में जब किसानों ने राजा के महल पर दावा बोला तो वहां के राजा ने जवाब दिया, अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ, अगर आपको ब्रेड नहीं मिलता तो केक ले लो, केक खाओ, पेस्ट्री खाओ, जो खाना है खाओ। वो जो निरंकुशता थी, वो जो फ्रांस का जो राजा जिस तरीके से एक निरंकुशता का शासन चलाता था, आज भारत के राजनेता उसी दौर से गुजर रहे। मैं उनको वार्न देना चाहता हूं, जल्दी सुधर लो, नहीं तो फ्रांस की जनता ने जो हाल राजाओं का किया था, आने वाले समय में भारत की जनता आपका वही हाल करेगी। ये फ्रांस का अर्थशास्त्री यहां के राजनेताओं को बोलकर गया। क्या हो रहा है साथियों? भारत के संविधान में व्यवस्था की गई, चैप्टर 3 में आर्टिकल 21 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 है, 39 है, 45 है, 47 है। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के हर नागरिक को एक डिग्निफाइड लाइफ दिया जाएगा। उसमें हेल्थ शामिल होगी, उसमें उसका एजुकेशन शामिल होगा। क्या हो रहा है? आर्टिकल 38 में, 39 में भारत का इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा उसके बारे में लिखा गया। आर्टिकल 45 में इस देश के नागरिकों की व्यवस्था की गई, यहां के बच्चों का क्या हेल्थ होगा, उनके न्यूट्रिशन की क्या व्यवस्था होगी। 45 और 47 में उस बात को कहा गया। क्या हो रहा है? 21 को छोड़ दिया गया, उसकी कोई चर्चा नहीं। 38 हो, 39 हो, 45 हो, 47 हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी छोड़ दिया गया है। भारत का जो राज चलाने वाला जो शासक वर्ग है साथियों, किसी भी संविधान के तत्वों को वो लागू नहीं कर रहा, बल्कि उसने वो जो दूसरी व्यवस्था मनुस्मृति की है, शूद्र और अधिशूद्रों को सरकार की या ब्राह्मणों की मर्जी पर जिंदा रहना है, उस नीति को उन्होंने लागू कर दिया। चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कम्युनिस्टों का राज हो, इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं। ये सारी पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां हैं और सारी पार्टियां न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का समर्थन करती है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में है। और केवल मूल निवासी समाज के विरोध में नहीं, इस देश के विरोध में है, इस देश के मूल निवासियों के विरोध में है। अगर साथियों इन नई परिस्थितियों का अगर हम लोगों को मुकाबला करना होगा, उस मुकाबले को समझने के लिए, उस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए साथियों ये सब्जेक्ट रखा गया है। जो लोग भूखमरी के शिकार हैं साथियों, इसके बारे में सोच नहीं सकते। ये सोचने की जिम्मेदारी किसकी है? भूखा आदमी सोचने का काम नहीं कर सकता, खाली पेट से कोई क्रांति नहीं हो सकती। ये सोचने की जिम्मेदारी जिनका पेट भरा हुआ है उन लोगों की है। हो सकता है यहां बैठे हुए लोग सोचे, अरे उस लिस्ट में हमारा नंबर नहीं है, हम क्यों सोचें। चलो साथियों, पहले लिस्ट में नंबर नहीं होगा, दूसरे नंबर में होगा, तीसरे नंबर पर होगा, नहीं तो फाइनल लिस्ट में जरूर होगा।
अगर आज आपने इस समस्या का विरोध करने का, जिनके पास में कुछ साधन है, उन लोगों ने इस समस्या के विरोध में लड़ने का फैसला नहीं किया, तो साथियों आने वाले समय में इससे भी बुरा हाल हमारे समाज का होगा। इसलिए जिसके पास साधन है उसको लड़ना होगा। ये सब्जेक्ट मिश्रण साहब ने हमारे लिए क्यों चुना? बामसेब के लिए ही क्यों चुना? क्योंकि आज हमारे पास में सोचने के साधन है। थोड़ा बहुत अनाज आपके पेट में जा रहा है, इस वजह से आपका दिमाग काम करने लायक है। जो साधन हमारे पास में है, उन साधनों का इस्तेमाल करके साथियों हमें अपने समाज को जगाना होगा, जोड़ना होगा। और ये जो गैर बराबरी की लड़ाई इस देश के अंदर छिड़ी गई है, गैर बराबरी को बरकरार रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके विरोध में साथियों हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा। इस नई अर्थव्यवस्था का या नई अर्थनीति का मुकाबला करने का एकमात्र विकल्प है साथियों, हमें अपना एक वैकल्पिक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। अगर आप एक वैकल्पिक आंदोलन खड़ा कर देते हो तो ही साथियों इन सारी समस्याओं का समाधान करना संभव है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो ब्राह्मणों की है इसके बारे में बोलना पसंद नहीं करती। उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, कोई मामला उठाना नहीं चाहते। वो मामला आपको उठाना होगा। समाज आपका है, समस्या आपकी है, आपको इस मामले के लिए पहल करनी होगी। इस मंच के माध्यम से साथियों मैं आप लोगों से इतना अनुरोध करना चाहूंगा, जो मुद्दे समाज से गायब है, जो मुद्दे इस देश की जनता के सामने नहीं लाए जा रहे, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके जागरण करना और उसके लिए समाज को संगठित करना, ये काम समाज के कार्यकर्ताओं का है। मैं यहाँ आए हुए सारे डेलीगेट लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय के गंभीरता को जानेंगे और इस बात को समाज में लेकर फैलाओगे, एक नया जागरण प्रबोधन करके अपनी शक्ति का निर्माण करोगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूँ। मैं मंच का आभारी हूँ जिसने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।